गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तनवर है और मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज 47 के कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियंस में। इस प्रोग्राम में हम लोग आपकी मुलाकात ऐसी हस्तियों से कराते हैं जिन्होंने अपने हौसले से, अपने हिम्मत से समाज में कुछ मुकाम हासिल किया है, खुद की जिंदगी जिए है और लाखों लोगों को जीने का तरीका सिखाया है। आज हमारे इस प्रोग्राम में जो हस्ती हमारे साथ है वो यूपी के एक बहुत ही छोटे से गांव से निकलकर एयरफोर्स तक पहुंचे और एयरफोर्स के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी केंद्रीय भंडार के सबसे बड़े ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे कार्यरत है। मैं स्वागत करता हूं श्री मुकेश कुमार जी का। नमस्ते मुकेश जी। नमस्कार भाई साहब। ये मेरा सौभाग्य है। मैं मुकेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर तनवर साहब का धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को और देश के कोने कोने में और बल्कि विदेशों में जो रह रहे हैं हमारे भारतीय, उन सभी को नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वो लोग जहाँ पे भी हैं अच्छे से रहें और अच्छे से अपना कार्य करें। दर्शकों, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अपने हौसले का हुनर दिखाएंगे तुम्हें, कभी मिलना, राज बताएंगे तुम्हें। और जो ये नन्ही तितलियों को पकड़कर गुमान कर रहे हो, चांद मुट्ठी में पकड़ना सिखाएंगे तुम्हें। आज हमारे साथ जो हस्ती है उन्होंने हकीकत में चांद को अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसने जो हमें एक जीने का रास्ता दिखा सकता है, हमें लाइफ में दिखा सकता है कि कोई मायने नहीं रखता आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपके वहां कितनी फैसिलिटी थी, है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। मुकेश सर, जैसे कि कहा है, यूपी के एक बहुत ही छोटा सा शहर अलीगढ़, और अलीगढ़ में भी एक बहुत छोटा सा गांव जहां से आपने शुरुआत की और जहां आपका जन्म हुआ है, किस तरह का बेसिकली ये क्षेत्र है? क्या वहां पर पढ़ाई की इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है या कहां से आपकी पढ़ाई हुई है? जी, धन्यवाद आपका। आपने ये बहुत टचिंग बात शुरू कर दी मेरे जीवन की। मैं अलीगढ़ जिले के बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मैं कहूं आपसे कि प्राइमरी स्कूल तो बना हुआ था मेरे गांव में, लेकिन जो बहुत नन्हे बच्चे होते हैं वो चलने, मुझे आप शहरों में देखें आप तो वो किस तरीके से उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, कोई छोड़ने जा रहा है, कार में जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, साइकिल पे भी जा रहे हैं। लेकिन मैं जिस गांव में रहता था उस गांव में एक्चुअल में स्कूल नहीं था। मैं अगर प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी स्कूल की भी बात करूं तो वो भी नहीं था। मैं 3 किलोमीटर पैदल जाता था और मैं जो मेरे गुरुजी हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने किस तरीके से जब कोई बीच में एक नाला आता था तो उसे क्रॉस कराने के लिए मुझे अपने कंधे पे बिठा लेते थे और रोजाना वो मुझे लेके जाते थे। स्कूल का बैग भी शायद मैं सबसे क्लास का कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर बच्चा होता था, तो मुझे मेरा स्कूल का जो बस्ता होता था, उस समय तो बड़े भारी बस्ते होते थे और लकड़ी की बनी हुई वो चीजें होती थी पढ़ने लिखने के लिए, जिन्हें तख्ती बोलते थे, वो सब होती थी और हम लेके जाते थे। और वो गुरुजी मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, वो मुझे नाला पार करा करके, और हम लोग इस तरह से मेरा सफर प्राइमरी से शुरू हुआ। उसके बाद प्राइमरी स्कूल वो किसी और गांव में था और इंटर स्कूल जो था वो किसी दूसरे गांव में था, वो अनदर 3 किलोमीटर था, तो वो दूसरी दिशा में था। वहां से मैं फिर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए गया। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद चूंकि मुझे साइंस साइड पढ़नी थी तो उस स्कूल में साइंस साइड नहीं थी, तो साइंस स्ट्रीम न होने की वजह से फिर मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर तीसरे स्कूल में माइग्रेट करना पड़ा, वो 4-5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर लगभग था। और उस दौर में तो ये आपके पास कोई स्कूटर वगैरह की फैसिलिटी भी नहीं रही होगी? नहीं, पैदल जाना आना होता था। 4 किलोमीटर तक पैदल? 4 किलोमीटर तक पैदल, ये मेरी शुरुआती दौर रहा। और 12th फिनिश करते हुए मेरा सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में, और क्लास के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे, अगर मैं प्राइमरी की बात भी करूं तो मुझे 5 स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
एट्थ क्लास में भी जो मेरा दूसरा स्थान था, जो टॉपर्स लिस्ट थी, बोर्ड का एग्जाम हुआ दोनों बार, और उसके बाद 12th साइंस स्ट्रीम से करते जैसे मैं कर रहा था उसी समय मेरा लगभग सिलेक्शन हो गया, और फिर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट 6 महीने मैंने बीएससी भी पढ़ाई भी किया, वो एनआरईसी कॉलेज खुर्जा से। वेरी गुड सर। कहा जाता है कि लोगों को सपने देखने चाहिए और सपनों की एक उड़ान होनी चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल में आपने पढ़ाई की वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। हम निसंदेह भारतीय गांव आज की स्थिति में फिर भी कुछ बड़े हो गए हैं, थोड़ी सी सुविधाएं फिर भी मिल जाती है, मगर आज से 30 साल 40 साल 30 साल 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन सपनों की उड़ान आपको बहुत आगे ले जाती है, और वो उड़ान आपको एयरफोर्स में ले गई जहां हकीकत में उड़ान होती है। उसके बारे में कुछ बताइए। एयरफोर्स में मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो हम क्लास के लगभग सभी बच्चों ने दिया, और मेरा बैच था पहला और शायद अभी तक का आखिरी बैच रहा हो कि हम 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ। एक क्लास में से 12 एडमिनिस्ट्रेशन में लोग? एक क्लास से 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा पहला मैं व्यक्ति रहा, और मैं अपने गांव का भी पहला और आखिरी व्यक्ति हूं जो एयरफोर्स जिसने ज्वाइन किया। कुछ ने खेती ज्यादा होने की वजह से नहीं किया, और कुछ ने शायद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये रहा। लेकिन जब हम सेंटर पे एग्जाम देने के लिए गए, अगर मैं वहीं से आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊं, तो अगर मैं अपना रोल नंबर भी याद रखूं तो 1,57,821 नंबर मेरा उस समय हुआ तो रोल नंबर। क्योंकि मुझे एयरफोर्स से बहुत बचपन से प्यार था। 5th क्लास में मैं किसी व्यक्ति को जाते आते देखता था अपने गांव से निकलता हुआ, वो सबसे स्मार्ट सूटेड बूटेड बंदा निकलता था, तो मैं हर फ्राइडे को उसका इंतजार करता था। तो मैं देखता था, फिर एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, अंकल जी आप कहाँ किस जगह नौकरी करते हैं? उन्होंने कहा एयरफोर्स। तो मुझे लगा वहीं जाना है। तो 5th क्लास में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एयरफोर्स जाना है, और ईश्वर ने और मेरे साथी और मेरे जो भी गार्जियंस रहे उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, और मैं उस टेस्ट को पहली बार में ही मैंने क्वालिफाई किया, और फिर मेरी वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे मौका मिला काम करने का। दर्शकों को मैं साथ साथ बताता चलूं, एयरफोर्स में जो लोग जॉब करते हैं वो जो क्रीम होती है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन एयरफोर्स में होता है। और एयरफोर्स के बारे में एक बात कही जाती है, 99% लोग धरती पर काम करते हैं, सिर्फ 1% एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं। तो एयरफोर्स का इतना बड़ा रुतबा है, और आपने उस मुकाम को हासिल किया, आपकी इंटेलिजेंस ही हम वहीं से समझ सकते हैं। सर, इसके बाद आपने वहां पे 20-25 साल अप्रोक्स काम किया, और उसके बाद आप आए केंद्रीय भंडार में। केंद्रीय भंडार, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं केंद्रीय भंडार बेसिकली काम क्या करता है? जी, केंद्रीय भंडार की स्थापना 1963 में हुई। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया कि जिस समय 63 के जो हालात थे, उस समय देश जो है गरीबी से जूझ रहा था और उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, कि उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। देश में अनेक तरह की समस्याएं थीं और अनेक तरह की जरूरतें थीं। जो सरकारी कॉलोनियां थीं उनमें उस समय पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, शॉपिंग कम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस समय लोग ज्यादा काम करने का जज्बा भी था और लोग करना भी चाहते थे, लेकिन फैमिलीज की इस फैसिलिटी के लिए कि उनको फैमिली जाकर के कुछ सामान कहीं नियर बाई मार्केट से ले लें, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया और केंद्रीय भंडार को एक वेलफेयर प्रोजेक्ट के रूप में इसकी स्थापना की 1963 में कैबिनेट डिसीजन के उपरांत। उसके बाद दिल्ली में इसका ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ, और इनिशियली जो जितनी ब्रांचेस खुली वो दिल्ली के अंदर खोली गई। सरकारी कॉलोनियों में सरकारी एक घर दे दिया गया, और वहां पर हमारा काम शुरू हुआ 1963 में एज ए वेलफेयर एक्टिविटी। उसके बाद से जी, हाँ जी, उसके बाद से फिर ये जरूरत महसूस की गई कि केवल दिल्ली में ये सुविधा क्यों रहे, और इसको अन्य स्टेटों में भी ले जाया गया। लेकिन अन्य स्टेटों में बहुत ज्यादा एकोमोडेशन हमें उस समय नहीं मिल सकी,
क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को मकान देना भी एक सरकार की प्राथमिकता थी और एट द सेम टाइम फैसिलिटी देना भी। तो दोनों का बैलेंस करने के लिए जहां कहीं पे भी हमें अकोमोडेशन मिली वहां पर ये केंद्रीय भंडार खोले गए। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से आज रिलायंस फ्रेश आप देखते हैं या बिग बाजार आप देखते हैं, उसी तरह की ये सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भारत की सबसे बड़ी फूड रिटेल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जी। केंद्रीय भंडार का जैसे आपने काम का जिक्र किया कि क्या क्या इसका बेसिक काम है। सबसे पहला अगर मैं कॉन्सेप्ट इसकी बताऊं तो हमारा सबसे पहला जो मुख्य दायित्व है, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है कि सबसे इकोनॉमिकल रेट पर हम सबसे बेहतर क्वालिटी की वस्तुएं अपने कस्टमर्स को, अपने सरकारी कर्मचारियों को और सरकारी दफ्तरों को मुहैया कराएं। इसी कड़ी में हम ग्रोसरी, कंज्यूमर, स्टेशनरी और मेडिसिन, ये 4 सेगमेंट पे काम करते हैं। ग्रोसरी जनरली सब लोग समझते हैं कि ग्रोसरी सेगमेंट में क्या क्या आइटम होंगे। जब मैं कंज्यूमर सेगमेंट की बात करूं तो जितने भी पैक्ड आइटम हैं, आपके पर्सनल केयर से लेकर के कोई भी चीज जो पैकेट्स में आती है, वो अदर देन ग्रोसरीज, जनरली वो कंज्यूमर आइटम्स की कैटेगरी में डाले गए हैं। ठीक बात। और इसके अलावा हम मेडिसिन की हमारी एक रिटेल चेन है जिसको हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। जब आप एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेरी होगी तो मैं जरूर उस पर आपको बताऊंगा कि हम क्या प्लान और क्या प्रोग्राम्स हैं। स्टेशनरी का भी हमारा बहुत अच्छा काम रहा है और पूरे देश में सरकारी दफ्तरों में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दफ्तरों में सबसे कम कीमत पर हमें स्टेशनरी उपलब्ध कराने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया है। पिछले 57 सालों से हम ये काम बड़े ही बखूबी अपने उत्तरदायित्व को निभाते चले आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। और आपकी जिस तरह से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है, हजारों लाखों कर्मचारियों को दिन रात अपनी सेवाएं दे रही है, वो निसंदेह काबिले तारीफ है। और यहाँ पर मैं आपको लेकर आता हूँ 2017 में आपने एज ए एमडी इस संस्था के एज ए एमडी कार्यभार संभाला था। और दर्शकों मैं आपको बताता चलूं, जब इन्होंने इस संस्था का कार्यभार संभाला तो यहाँ पर 750 करोड़ रुपए की सेल होती थी, जो अप्रोक्स सेल इस संस्था की रहती है। लेकिन मुकेश जी के कुशल नेतृत्व में इनके द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए, क्रिएटिव काम किए गए, जिसकी वजह से सिर्फ 2 साल में ही इसकी सेल 1500 करोड़ से ज्यादा हो गई। मतलब 2 साल के टर्नओवर में इन्होंने उस सेल को डबल कर दिया। सर, ये कमाल कैसे किया? धन्यवाद। 1 नवंबर 2017 को मुझे ये जिम्मेदारी मिली कि मैं केंद्रीय भंडार को एक दिशा दे पाऊं और इसको आगे बढ़ाने का मुझे एक जिम्मेदारी मिली। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि उससे पहले का जो पीरियड था उसमें सेल हमारी थोड़ी डाउन जा रही थी, ईयर आफ्टर ईयर, फॉर लास्ट कंसिक्यूटिवली फॉर 2 इयर्स इसकी सेल लगभग 150 करोड़ हर साल डाउन जा रही थी। तो ये उस दौरान जब हम 1020 करोड़ से 750 के नीचे की तरफ पहुंच गए तो उस समय मुझे जिम्मेदारी मिली। मैंने सोचा कि इसको आगे तो लेके जाना है, ये तो बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो हिम्मत करने वाले हैं उनकी कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सर। उसी हिम्मत के साथ मैंने ईश्वर का नाम लिया और मैंने कहा चलो इसको अब टेक ओवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 750 करोड़ के टर्नओवर पे हमने लिया और मैंने पहले ही दिन, क्योंकि मुझे 2-3 दिन पहले पता लग गया कि मुझे जिम्मेदारी मिल रही है, तो मैंने 99 पॉइंट रोस्टर बनाया। एक पॉइंट कोई छुटा जिसको मैंने आगे के लिए रख लिया। 99 पॉइंट रोस्टर लेकर के प्लानिंग मैंने शुरू कर दिया और शुरू के 15 दिन में ही मैंने 66 ऑर्डर्स जारी कर दिए कि ये इन पे काम करना है और इनको अचीव करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में।
तो उस फाइनेंशियल ईयर में मुझे वो जो टाइम मिला वो केवल प्रिपरेशन के लिए मिला, 1 नवंबर से लेकर के 31 मार्च तक का। 1 अप्रैल से लगभग हमारी चीजें बिल्कुल इन प्लेस हो गई कि हमें एक्सपेंशन पे क्या काम करना है, हमें स्ट्रेटेजी पे क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए क्या काम करना है, फाइनेंशियली कैसे मैनेज करना है, हमने एचआर पॉइंट पे क्या काम करना है, किस तरीके से लोगों की जिंदगी में चेंजेस लाने हैं। लोग 20-20 साल से प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है जी। अच्छा। मैंने वो पॉलिसियां बदल डाली कि ताकि लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, डिग्निटी के साथ एज एम्प्लॉय जीना शुरू करें। वो एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश की। विजिलेंस एंगल पे, क्योंकि विजिलेंस भी एक बहुत सख्त जरूरत है कि उसको भी ठीक किया जाए। विजिलेंस एंगल पे मैंने पूरा उसको चेंज किया, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया, और जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उस पर ध्यान दिया, और एक्सपेंशन के लिए, स्टोर्स खोलने के लिए हमने एक रणनीति अपनाई। उन सबका एक इम्पैक्ट ये आया कि अगले ही साल यानी कि 31 मार्च 2019 को हमने 1539 करोड़ रुपए का टर्नओवर, 1539 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमने अचीव किया। अद्भुत, लगभग डबल, लगभग डबल, अद्भुत, डबल 105%। अगर मैं परसेंटेज में बोलूं, ये ग्रोथ हमारी आई। और इसके अलावा हमने आगे के लिए भी, क्योंकि ये कोई टेम्पररी योजना नहीं थी, हमने आगे के लिए भी ये प्लान बनाया कि अब हम करें तो क्या, किस किस सेगमेंट में भारत को जरूरत है। ये हमने अपनी केंद्रीय भंडार की जरूरत के अनुरूप हमने अपनी पॉलिसीज नहीं बनाई। भारत को क्या चाहिए, देश के लिए क्या आवश्यकता है, वो हम देखें। तो 2 सेगमेंट बहुत ही, जब हमारी जनसंख्या की दर को देखें, हम अपनी वृद्धि को देखें, और बाकी सेगमेंट में देखें, 2 ऐसे सेगमेंट हैं, 2 ऐसे सेक्टर हैं जिन पर बहुत ज्यादा काम की जरूरत हमें नजर आई। वो था हेल्थ केयर की तरफ हम ध्यान दें, हेल्थ केयर पे कुछ काम करें, चाहे मेडिसिन प्रोविजनिंग का काम हो या कहीं दूसरी चीजों का काम हो। और दूसरा था कि हम अपने स्टोर्स का एक्सपेंशन करें ताकि देश के कोने कोने में हमारी सेवाएं और हमारी वस्तुएं दोनों मिल सकें। इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि केंद्रीय भंडार एकमात्र ऐसी संस्था है देश में कि जो अल्टरनेटिव चैनल के रूप में काम करती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के लिए काम करती है। मैं ऐसा कह सकता हूं अच्छा, कि जब भी एसेंशियल कमोडिटीज का क्राइसिस आता है, चाहे वो आटे का हो, 2010-12 में अगर आप देखें, दिल्ली में आटे का बड़ा क्राइसिस था। उस समय पे सबसे सस्ते रेट पे और एग मार्क आटा उपलब्ध कराने वाली एकमात्र संस्था आपका केंद्रीय भंडार था। बहुत बढ़िया। जिसने 138 रुपए में 10 किलो आटा बेचना शुरू किया। 144 तक हमने सालों साल बेचा हो, जो उस रेट पे कहीं नहीं, कभी नहीं मिलता था और कहीं नहीं मिलता था। उसके अलावा जब भी क्राइसिस हुआ, जम्मू कश्मीर में फ्लड की बात हो, रिसेंटली केरल में फ्लड की बात हो, दालों में क्राइसिस की बात करें 2015 की, तो उस समय पे देश में सबसे सस्ता अगर कोई दालें या अन्य सामग्री उपलब्ध करा पाया, ये भारत के सर्वे में इंगित है, इंदराज हुई है इन बातों की कि हमने सबसे सस्ते रेट पे ये चीजें उपलब्ध कराई। बहुत बढ़िया सर। वही नेतृत्व के ऊपर बहुत कुछ चीजें जो है वो नेतृत्व की वजह से चलती है। जब ऊपर के लेवल की टॉप मैनेजमेंट अपनी जान लगा के बात करती है तो उसका असर निसंदेह नीचे तक दिखता है, और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें दिखाई दिया है, जिस तरह से आपने सेल को डबल किया है। सर, मैं आपका जब डाटा पढ़ रहा था, आपका बायोडाटा देख रहा था, तो मैंने देखा आप ग्रेजुएशन आपने की हुई है, साइंस से डिग्री आपने ली हुई है, बीएड आपने की हुई है, कंप्यूटर आपने किया हुआ है, इतनी सारी डिग्रियां, ये क्या सर? जी थैंक यू। इसका मैं इसको अपने अगर अंदाज में कहूं तो मेरा ये मानना था कि जो काम मुझे मिलता गया, उस समय मैं ये जरूरत महसूस करता चला गया अपनी नौकरी के साथ साथ कि अगर मेरे पास इस पर्टिकुलर फील्ड की प्रोफेशनल डिग्री होगी तो मैं इस काम के साथ और ज्यादा न्याय कर पाऊंगा। और इसी प्रेरणा और इसी भावना के साथ मैं आगे चलता गया। अगर मैं अपनी लॉ की डिग्री की बात करूं तो मुझे एक बार लीगल हेड बना दिया गया, लीगल सेल का। अब हमने कहा भाई ये तो काम करना है,
हाँ। अगर ये करना है तो क्यों ना इसको बहुत प्रोफेशनली ढंग से किया जाए, और वो प्रोफेशनल चीज जब आएंगी जब मैं इसके प्रोफेशनली एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री इसकी प्राप्त कर लूं, तो वो मैंने कर लिया उसके साथ साथ ही, और वो जिम्मेदारी मेरे लास्ट तक मेरे साथ चलती रही। एडमिनिस्ट्रेशन में और एयरफोर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर दोनों एक ही स्ट्रीम के अंदर आते हैं, तो वहां पर भी यही हुआ। मैंने सोचा ये भी कर लेता हूं ताकि मैं और अच्छे से कर पाऊं, और फिर मैंने एमबीए भी किया। इंस्ट्रक्शनल ड्यूटीज मुझे मिली, पढ़ाने का काम मिल गया, तो फिर बीएड कर डाला। कंप्यूटर के लिए सरकार ने आदेश आया था 92 में ही बात कह दिया था कि भाई आप ये करिए, तो मैंने इन सर्विस कोर्स तो किया साइबर से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड, लेकिन मुझे लगा कि फिर प्रोफेशनल बात होनी चाहिए, तो फिर मैंने पीजीडीसी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी किया, और इस तरीके से जो जो जिम्मेदारी मिलती गई मैं उसके साथ अपनी एकेडमिक जो स्ट्रेंथ है उसको आगे बढ़ाता गया। और मैं दर्शकों को भी बता दूं, इनके पास कुछ ऐसी रेयर डिग्रीज है जो हिंदुस्तान में बहुत कम लोग करते हैं, जो कि इन्होंने एयरफोर्स की नौकरी के दौरान हासिल की थी, बहुत ही टेक्निकल चीजें वाली। जी सर। जी, एक बहुत ही स्पेशलाइज कोर्स होना था, बहुत ज्यादा डिटेल, क्योंकि सरकार की अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको इतना कह सकता प्रोटोकॉल हूं है। कि एक कोर्स भारत सरकार ने बताया कि ये इसको कराया जाए, और उसकी जब शुरुआत हुई तो पूरे देश से 18 लोग सेलेक्ट हुए, उनमें 2 लोग एयरफोर्स से थे, और उनमें से एक मुझे भी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा। और आप जो निसंदेह उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल है, जो अपनी जिंदगी में पढ़ाई को एक महत्व देकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आपने एक के बाद एक डिग्री, और वो भी अलग अलग क्षेत्रों की। जनरली लोग क्या करते हैं कि एक एक फील्ड में मास्टर बनते हैं, मगर आप लॉ में, कंप्यूटर में, बीएड में, एजुकेशन में, और पता नहीं क्या क्या। कमाल है सर आप। सर, आत्मनिर्भर भारत, ये अभी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, मगर मैं आपके कुछ पुराने वीडियोस देख रहा था, आपने पहले भी इसके ऊपर उस काम किया है, तो सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। एक बहुत ही एक उदाहरण मैं आपको पेश करूंगा कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उनका केंद्रीय भंडार में अटूट विश्वास रहा है। अगर आप डिमोनेटाइजेशन का जो उनका स्पीच था अगर उसको देखें, तो उनका सेकंड जो सेंटेंस था उसमें उन्होंने, फर्स्ट सेंटेंस था कि आज रात 12 बजे के बाद ये जो अनाउंसमेंट था, और सेकंड सेंटेंस में उन्होंने कहा था कि अगर किसी को आवश्यक वस्तुओं को खरीदना है तो केंद्रीय भंडार से खरीद सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अब मैं बात आता हूँ आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, अपने स्वदेशी चीजों के प्रमोशन की बात के लिए अगर मैं कहूँ, तो 2 मार्च को राजघाट पर महात्मा गांधी जी के एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि और विशिष्ट संरक्षक के रूप में परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मंत्री भारत सरकार, वहां पर हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो वहां पर मैंने स्टेज पर उनके साथ मंच साझा करते हुए उनके आशीर्वाद से खड़े होकर के मैंने ये सभी से आह्वान किया था कि अगर देश को हमें आगे लेके जाना है तो हम सभी को का ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर ध्यान दें, अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मजबूत करें, और स्वदेशी चीजों को प्रमोट करें, जो कि हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता का की एक इच्छा थी कि हम स्वाधीन भारत को अगर सशक्त भारत के रूप में हम देखना चाहते हैं, तो ये हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। तो हमने कहा जब महात्मा गांधी जी बापूजी कह के गए हैं, जिस पर काफी अरसे से या तो स्लो स्पीड से काम हुआ होगा या तो जिस भी स्पीड से काम हुआ होगा, लेकिन अभी हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उस पर स्पीड से काम करें। तो उसके थोड़े दिन बाद ही मैं ईश्वर की इसकी इच्छा मानता हूं और ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि वो आत्मनिर्भर भारत का जो मैंने दोबारा से एक आइडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की, सशक्त भारत के को बनाने के लिए जो मैंने एक बात कही रखी, उसी की आगे उसको आगे बढ़ाते हुए
और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का की दोबारा से इस मिशन को की शुरुआत की। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं और पूरे देश को बधाई देता हूं कि हम दोबारा से अपने देश को विश्व में सबसे आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं और चाहते हैं। बिल्कुल सर, आप लोगों की प्रेरणा से और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निसंदेह देश आगे बढ़ रहा है और हम लोग आत्मनिर्भर भारत को एक सच्चाई बनाएंगे। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम आगे किया जाना बाकी है, जिसके ऊपर लगातार सभी तरह की संस्थाएं, आप भी है, मोदी जी भी है और आमजन भी, हमारे जैसे लोग जो है आमजन, वो भी उसमें लगे हुए हैं। सर, हमारे इस प्रोग्राम में आखिरी सवाल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हम लोग आपकी जिंदगी, आपकी जो लाइफ है वो एक मिसाल है, एक स्ट्रगल, जिस तरह से आपने एक छोटे से गांव से यहाँ तक का सफर तय किया है, आपको बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं सक्सेस मंत्रा क्या है जो हमारे यूथ को मोटिवेट कर सके, वो अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करे कि उन्हें अपनी जो भी उनका फील्ड है, जो उन्होंने चूज किया है, वो उसमें कामयाब हो सके। अगर मैं इसको कुछ शब्दों में अगर रखूं तो मेरा ये मानना है कि हम सभी को सबसे पहले काम को, जिस काम को, जैसे वर्क इज वर्शिप जो जो कहा गया है, उसको बिल्कुल उसी रूप में लिया जाए। जो काम कर रहे हैं उसको सच्चे मन से और आनंद के साथ करें, उसमें हम खुशियां ढूंढें, उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं उसकी बात करें, उसमें मेहनत करें, सिंसियरिटी, कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है। वर्किंग आवर्स में अपने आप को बांध के नहीं, वर्किंग आवर्स को अपने में बांध करके काम करें। हम लोग वर्किंग आवर्स से हम अपने आप को न बांधें, उनको अपने अंदर समाहित करें कि मैं जितना कर सकता हूं। जैसे हम लोग अगेन मैं कहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कि जब वो 18 घंटे उस एज में काम कर सकते हैं और उनको एज नहीं रोकती है, तो हमें भी कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जो हमें रोक सकती है। हम चाहते हैं, अगर हमने एक जज्बा हमारा है और हमारी एक सोच है, हमारा एक मिशन है कि देश को आगे लेके जाना है, तो आपको नींद कैसे आएगी? आप कैसे, आप रेस्ट कैसे कर सकते हैं? जब आपने एक उद्देश्य ले लिया है तो उसकी पूर्ति के लिए हम पूरे जोर के साथ और बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ स्ट्रेटेजी अपनी सही रखते हुए फोकस्ड मैनर में, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बना करके उस पर ही फोकस करते हुए काम किया, उसी तरीके से हम फोकस्ड मैनर में अपने सारे एफर्ट्स लगाएं। और हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है। कभी भी जब हम दूसरों से कंपटीशन करेंगे तो हमारे अंदर अनेक तरह की भावनाएं आ जाती हैं। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, अपने से कंपटीशन है। और इस बात का कंपटीशन है कि हम बेहतर करें और टीम में करें। जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे पीछे खड़े हैं और जो मेरे आगे आगे खड़े हैं, उन सभी को एक समूह के रूप में हम लेकर के आगे बढ़ाने की बात करें। वही सहकारिता की एक मूल भावना भी है, जिसमें ये कहा जाता है कि सबके लिए एक और एक के लिए सब, वन फॉर ऑल फॉर वन। तो जब एक परेशानी में हो या एक को जरूरत हो तो हम सब एक साथ आ जाएं, और जब सबको एक की जरूरत हो तो वो भी हमारा साथ दे दे। इस भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं पर भी रुक सकते हैं। और यही मेरे आज के युवाओं से, मेरे साथियों से, मेरे दोस्तों से, मेरे जो पीछे खड़े रह गए या जो मेरे आने वाली पीढ़ी है, उन सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए कोई काम छोटा नहीं है। जब मैं अपने ऑफिस में भी जब मैं बात करता हूं, अपने जो पियोन होते हैं, जब मैं पहली बार भी जब मैं एमडी बना तो मैंने उनसे कहा था कि मैं एमडी केंद्रीय भंडार हूं, लेकिन आप भी अपने कार्य क्षेत्र में एमडी हैं, एक पियोन भी अपने कार्य क्षेत्र में मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप वो डिग्निटी, वो गौरव अपने अंदर महसूस करिए। कोई काम छोटा नहीं है, उसके साथ बढ़ते रहिए। और जब आप सिंसियरली काम करेंगे, आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो ईश्वर की इच्छा और बड़ों का आशीर्वाद और आपके साथियों की जो सहानुभूति और जो उनका साथ मिलेगा, वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही भरपूर प्रेरणादायक होगा, प्रेम युक्त होगा और आपको सशक्त बनाएगा। थैंक यू सर। आपके वर्ड्स, आपके शब्द निसंदेह प्रेरणा का संचार करते हैं मन में और एक जोश पैदा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ वो अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे, एक कामयाबी के पथ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने केंद्रीय भंडार के बारे में देश को बता पाऊं, देश और दुनिया को इसके बारे में और भी ज्यादा पता लगे। और
मैं सब तक जो भी हमारे देशवासी हैं, जो यहाँ देश में और विदेश में रह रहे हैं, वहां तक मैं आपके माध्यम से पहुंच पाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी का धन्यवाद। दोस्तों, ये थे श्री मुकेश कुमार जी, केंद्रीय भंडार के एमडी। बहुत ही इनकी सक्सेसफुल जर्नी रही है लाइफ में। एक गवर्नमेंट स्कूल के एक छोटे से गांव से बढ़कर इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, एयरफोर्स में अपनी सुविधाएं दी, उसके बाद एमडी बने केंद्रीय भंडार के, और उसकी सेल को लगभग डबल किया अपने कौशल से, अपनी प्लानिंग से। और इनके पास डिग्रियों का भंडार है, अलग अलग विषय के, एक पढ़ाई का जुनून जो इनके अंदर है वो इनके पास है। हम लोग इनसे बहुत सारी चीजें सीख के ले जा सकते हैं, मगर जो मेन 2 चीजें इन्होंने आज हमें बताई है वो जरूर साथ लेके जाएं। नंबर 1, टीम में काम करें, सबके लिए एक और एक के लिए सब। इस फार्मूले के ऊपर जब हम लोग काम करेंगे तो हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और नंबर 2 है, अपने काम से प्यार करें। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम करते हैं, आप किस पोजीशन पे हैं, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हमारे इंटरव्यू को देखा, और इसी तरह के और भी बड़े ही सक्सेसफुल लोगों से हम लोग आपका रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू सो मच सभी को, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, नमस्कार।